बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान की सज़ा की मअतली जो है वो एक हलचल मचा गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हलचल क्यों मची है। पहले जब ये तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई थी वो इतनी जल्दी में हुई थी कि ऐसा लगता था कि पहले से प्लानिंग है कि जनाब ये काम होना है। पूरी तौर पर जब केस के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो यही सब कुछ होना था। उसको प्रोटोकॉल को फॉलो किए बगैर, तमाम चीज़ें सामने लाए बगैर जब सज़ा सुनाई दी गई थी तो फिर रिहाई बनती थी, यानी कि रिहाई से मुराद आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली बनती थी। सजा मुअत्तल तो जरूर हुई है, केस अपनी जगह मौजूद है, जिसका आगे जो है वो केस चलेगा कि आगे होना क्या है। दूसरी तरफ जैसे हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहा और जिसका खदशा था कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके खिलाफ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उनको अभी आगे भुगतने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई के साथ उनकी और जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो भी शामिल कर होगी और शाह महमूद कुरैशी भी उसके जुमरे में आ गए, जिसमें आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी सिग्नेचर वाली बात जो है वो अचानक से सामने लेकर आ गए। जब उनको यह एहसास हुआ कि उनसे कोई गलती हो गई है तो वो भी उस चीज़ को सामने लाए कि जी मैं बेकसूर हूँ। वो इस बात में ये भी भूल गए कि जनाब दस्तखत हो या ना हो, आपने बिल तो भेजा है और इतना टाइम पूरा हो गया तो वो जाना ही था, लेकिन वो अपनी पोजीशन को पार्टी में क्लियर करना चाहते थे। जनाब हम बात कर रहे हैं सीक्रेट एक्ट की। सीक्रेट एक्ट को पहले कुछ नरम था, उसके बाद उसमें सख्ती लाई गई और उसको जी पार्लियामान से जाते जाते भी मंजूर करवा लिया गया। और उसके बाद इस वक्त जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि साइफर वाले केस में जितनी कमेटी में जितने लोग मौजूद थे जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन सबको जो है वो साइफर की वजह से सजा सुनाई जाएगी या उसकी लपेट में आएंगे। ये तमाम सिलसिला जारी था। साइफर वाला सिलसिला एक तरफ होगा, उसके बाद जो दूसरा सिलसिला शुरू होगा वो 9 मई वाला वाक़या है जो सबके सामने है। इसके साथ ही जो है खान साहब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केस की हम बात कर रहे थे। मुझे कल ही फिगर पता चला और उससे पहले मैं समझ रही थी कि ये फिगर जो है केसेस का फिगर जो उनके खिलाफ आए हैं वो तकरीबन 9700 के करीब पहुँच गए, लेकिन कल ही हमें पता चला कि छोटे छोटे केसेस मिला के भी 180 के करीब तादाद है जो चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस है। लेकिन इसमें बड़ी जो एक टर्निंग पॉइंट मुझे नज़र आता है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी नहीं देखा कि आप ये कहें कि जब भी कोई बड़ा फैसला आता है, बड़ी चीज़ सामने आती है, उसमें इदारों पे हमला और इदारों ने जो किया उस पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। अब वो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात हो, चाहे वो अदलिया की कोई बात हो। पहले हमने देखा कि जो हमारे चीफ जस्टिस दिलावर साहब हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें सामने आई, उसके बाद आमिर फारूक साहब के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन अगर केस सामने आ गया तो बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो इस अदालत के खिलाफ और आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है। ये तसादुम कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है कि अगर आप कहें कि इदारों में तसादुम हो और इदारों के तसादुम के बाद आपको आम पब्लिक में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठती हुई नजर आई। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे एडवोकेट मौज़म बट साहब तहरीके इंसाफ से। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज जो सूरत हाल हुई है सर, क्या कहते हैं इस हवाले से? सज़ा मुअत्तली लग भी रही थी, हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे 3 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माना, उसके बाद 5 साल की नाअहली भी साथ जुड़ी हुई थी। अब किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी हेलो। जी सर बताइएगा। जी मुझसे पूछा आपने? जी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस वक्त जो 3 साल की सज़ा थी और 1 लाख जुर्माना था वो सज़ा मुअत्तल की गई है, लेकिन उसके साथ ही सज़ा की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 5 साल की नाअहली वाली बात की थी। क्या ये 5 साल की नाअहली भी रिवर्स हो जाएगी या उस पर भी कोई अपील दायर की जाएगी? क्या सिलसिला होगा? देखिए, सूरत हाल कानूनी नुक्ता निगाह से तो ऐसी है कि जो फैसला नीचे हुआ वो मुअत्तल हुआ है। मतलब ये है कि हतमी फैसला इन नुकात पे होना है और बाकायदा समाअत के बाद जब इस केस का आखिरी फैसला आएगा तब ये करार पाएगा कि नीचे वाला फैसला खत्म हो गया है या उसे यहाँ पे बरकरार रखना है। सो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये दरमियानी मुद्दत की बात है, इसे अभी तय होना है।
लेकिन सर इसके साथ ही जो आगे वापस से रिहाई का तो हुक्म अभी सादर ही नहीं हुआ और उसके साथ सज़ा मुअत्तली हो जाती है, उसके बाद एक और मुकदमा सामने है, तो इस तरह से कब तक आपको लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल में ही रहेंगे, उनकी जमानत नहीं हो पाएगी? नहीं, सजा मुअत्तली के साथ तो उनकी जमानत का हक अपनी जगह पे ठहरता है, लेकिन जाहिर है उसी दौरानिए में दूसरे मुकदमात की निस्बत से वारंट्स वगैरह जारी हुए हैं, जिसमें कलीदी जो है वो साइफर वाला मामला जो है वो भी सामने आया हुआ है। तो देखिए, मामला तो ये है कि अगर जुडिशल रिमांड मिलता है ना अदालत की तरफ से, तो उस सूरत हाल में तो जाहिर है वो पाबंद सलासल ही रहेंगे, लेकिन जमानतों का हक, अगर जमानतों का हुक्म अगर सादिर हो जाता है तो वो फिर बाहर तशरीफ ले आएंगे। कानूनी नज्म जो है वो यही है। अच्छा सर, ये चेयरमैन पीटीआई के मामले को दूसरी जमातों ने काफ़ी, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है और जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से उनको वेलकम कहा था ये उसका नतीजा है। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, उनके हलीफों ने तो यहाँ तक किया, दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में एक बदनुमा तरीन वाकया, और वो ये कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने कहा कि हम अदालत का फैसला नहीं मानते, और वो ये भूल गए कि ये वही अदालत थी जिसने नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग को एश्योर करवाया था। अगर इस मुल्क के सियासतदान जिम्मेदाराना किरदार अदा करते तो गर्दाब के जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं ऐसा तो ना होता ना। ये इन्हीं की नाकिबत अंदेशी का नतीजा है कि आज मुल्क में इंतशार की फिजा कायम है, तो हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है, और हमारे लिए सोचने की बात यही है। और मैं तो कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग शुरू करना चाहिए ताकि जमहूरियत को यकीनी बनाया जा सके इस मुल्क में। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। सर, आपने सियासतदानों की बात की और सियासतदानों के रवैयों की बात की है, तो साथ ही हम ये भी तो देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का अपना रवैया क्या रहा है। क्या उन्होंने कभी किसी मामले पे लचक दिखाई है? बहुत सारी चीजें, साइफर से लेके आप तोशाखाना केस में भी झोल तो है, तोशाखाना केस के झोल को से इनकार तो आप सर नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए ये अर्ज करता हूँ, आप ये याद रखिए कि चेयरमैन पीटीआई ने जो इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन में उसके ज़िम्मन में, उसके जो फोकस में बात थी वो ये बात थी कि मैंने इस मुल्क में करप्शन को ख़त्म करना है, और वो इस तरीके से होगी कि मुल्क की जो दौलत बाहर गई हुई है वो हमने लेके आनी है। इस मामले में मैं लचक नहीं दिखाऊंगा। चेयरमैन का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने इस मामले पे लचक नहीं दिखाई, और यही उनका इलेक्शन एजेंडा था। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि सियासत जो है वो हिकमत की मुतकाजी होती है। डायलॉग का मामला जो है वो कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसी सूरत हाल का सामना है कि आप ये देखिए कि बाकायदा एक मीसाक जमहूरियत हुआ, मुल्क की बड़ी जमातों ने मीसाक किया कि हम जो है किसी भी तीसरी कुव्वत के हाथों जो है नहीं आएंगे, लेकिन पहले ही कदम पे उन्होंने उस मीसाक के मुतालिक कहा कि ये सहीफा कुरान तो नहीं है जो कि बदल सकता है, एंड दे वायलेटेड दैट। तो मामला ये माजरत चाहती हूँ कता कलाम में, आपने कहा कि ये जो उन्होंने लचक नहीं दिखाई, उन्होंने एक जो उनका स्लोगन था, बहुत सारे नैरेटिव चेयरमैन पीटीआई लेके आए हैं, उसके बाद उससे पीछे भी हटे हैं कि सियासत में ऐसा होता है, ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन आप जब आप ये बात करते थे, चेयरमैन पीटीआई ये बात करते थे कि हम एक पेज पे हैं, तो उसके बाद वो एक पेज पे होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी में बहुत से लोगों को भी शामिल किया है, वो जो पार्टी की खराबी की वजह बने, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें चेयरमैन पीटीआई कहते जी मुझे नहीं पता था, या उनके खिलाफ जो चीज़ें हुई, ये आगे अगर आप लोग कम बैक करते हैं तो किस तरह से आप चीज़ें, क्या पार्टी नए सिरे से आप बनाएंगे, उन लोगों को वापस लेके आएंगे, होगा क्या? देखिए, इक़दामात का नतीजा तो भुगतना पड़ता है ना। जब आप तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते फॉर राइट और रॉन्ग रीजन, तो जाहिर है उसके नतीजे में जो है इन्हिदाम
या तकसीम या डिवाइड जो है ये यकीनी हो जाते हैं। तो मामला ये था कि चेयरमैन साहब को अपनी स्किल्स पे इतना एतमाद था कि उन्होंने इलेक्शन के दौरानिए में इलेक्टेबल्स को अपने साथ ले लिया था और उसका नतीजा बहरहाल भुगतना पड़ा। अब रही बात जो ये एक्सपीरियंस गेन किया है, इसमें ये तो वाजे है कि इस बात को अगर चेयरमैन साहब अपने गौर में लेकर आएंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारों के साथ तवाज़ुन कायम करेंगे तो एक बेहतर आगाज मुमकिन है। इसलिए कि आप किसी को भी माइनस करके मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर सकते। और अब चले बहुत सारी चीजें रिवील हो गई हैं। एक आप भी एक राज से पर्दा हटा दीजिए। मैं जिस सवाल की तरफ पहले लेके गई थी, पहले ये कहा गया कि हम एक पेज पे हैं और जाहिर सी बात है चेयरमैन पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की एक खास सपोर्ट हासिल थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि बच्चा बच्चा जानता है और अब तो जो लोग थे भी वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो भी एक्सेप्ट करके गए। तो क्या जो इलेक्टेबल्स की आप बात कर रहे हैं, ये कहीं से और जगह से पर्चियां आई थी या चेयरमैन पीटीआई खुद विलिंग थे कि जनाब इसको भी शामिल कर लो, तो फवाद चौधरी भी आ जाए, तो फिरदौस आशिक अमान भी आ जाए और बहुत सारे लोग जो इस वक्त छोड़ और वो भी कराची के वो लोग नाम जो कभी सियासत में नहीं थे लेकिन सियासत में आए और जब वक्त पड़ा तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए। तो क्या है ये मामला? जी देखिए, मैं आपने पहली बात की एक पेज पे होने की। देखिए, जब तक वो एक पेज पे थे मामलात किसी न किसी तरह रुख इख्तियार करते गए। जब वो पेज से उन्होंने इन्हिराफ किया तो आपने देखा कि दूरी पैदा हो गई। अब रही बात कि इलेक्शन के दौरानिए में आप ये याद रखें कि मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे, इवन अमेरिका में ही क्यों ना हो, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। हम बुनियादी तौर पर एक सिक्योरिटी स्टेट है और हमें नेशनल सिक्योरिटी को कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि हम एनिमी बॉर्डर्स में घिरे हुए लोग हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप माइनस नहीं कर सकते अपने इदारों को, सो आपको उनके साथ को एग्जिस्ट करना होता है। अब आपने जो बताया, अब जो मैंने कहा कि वो इलेक्टेबल्स वाली बात, उसमें आप किसी भी मफरूजे को जायल नहीं कर सकते। आप चाहे वो सिलेक्टेड का सीगा रिवाइव कर लें, चाहे उन्हें सपोर्ट का सीगा इस्तेमाल करें, खुद हम ये क्या बात करेंगे, लेकिन खुद जो है साबिका हमारे मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी तो खुद नरेटिव रिकॉर्ड पे आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इन्हें लेकर भी आए और उंगली पकड़ के हमने इन्हें चलाते भी रहे। सो बाहमी ताउन की फिजा की एडमिशन तो दोनों अतराफ से है ना। सो आप आइसोलेशन में नहीं देख सकेंगे। और फिर उसी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट के जो टेस्टेड लोग हैं वो भी आए और साथ शामिल हुए और उन्होंने यकीन दहानी कराई और कहा कि ये इमरान खान जो है ये यकीनन एक नए पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद रखेंगे। सो उस फेर में तमाम ने आके इनपुट डाला, लेकिन आपने देखा तवाज़ुन कायम नहीं रह सका। तो तवाज़ुन ना कायम रह रही और उसमें सिर्फ आप मुरद इल्जाम सिर्फ चेयरमैन को नहीं ठहरा सकते। आप ये देखिए स्पीडी जस्टिस का ना होना बहुत बड़ी बात है। फिर मुकदमात का इल्तवा, उससे भी बड़ी वजह है। पहले ये वाले टॉपिक को हम खत्म करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये अभी आपके जो फॉलोवर्स हैं, जाहिर सी बात है अभी भी आपके फॉलोवर्स मौजूद हैं और पढ़ा लिखा तबका है जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। आपने कहा कि एक्सपीरियंस गेन करना, ये बहुत बड़े तजर्बात थे जिससे आप लोग गुजरे हैं और आगे ये पार्टी जो है, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई एक नारा लेके उठे थे, तब्दीली वाला नारा, और फिर तोशा का खाना केस हमारे सामने आ जाता है तो लोगों का एतमाद पीछे हुआ, खत्म हुआ कि अगर आप दूसरों को चोर डाकू कह रहे थे तो आपका सिलसिला क्या था, या चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी भी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या आगे ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद नए चेहरे आपकी पार्टी में शामिल होंगे? आप भी पार्टी का फेस हैं और बहुत सारे लोग, क्या इस तरह से तंजीम साजी हो चुकी है आप लोगों की? आपको मैं बताऊं कि मुल्क की तारीख में इस अंदोनाक सूरत हाल में एक बेहतरीन सूरत जो है वो ये हुई है कि लॉयर्स जो हैं पाकिस्तान की सतह पे वो अब आइन की बहाली और पार्टी का चेहरा जो है वो बन चुके हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। तो खुशी की नवीद जो है वो तो ये है। दूसरे मामलात में मैं आपको एक बात बताऊं, हमें देखें, हम अगर हम गैर जानिबदाराना तजिया करें ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो रिकॉर्ड पे और आपके रिकॉर्ड पे भी ये चीज मौजूद है कि तोशा खाना के मामलात में कौन सी पार्टी के सरबराहान हैं जिन्होंने तोशा खाना से जो अशिया थी उन्हें हासिल नहीं किया।
सो अब पकड़ में खान साहब आए और आगे, ठीक है, वो अब मेरिट पे फैसला होना है, लेकिन देखिए जो सलूक इनसे हुआ वो बाकी मानदा अफराद से नहीं हुआ। तो ये जो अदम तवाजन है ना, ये भी एक तजुर्बे का अमल है जो अब हमें फेस करना पड़ रहा है। हाँ, ये तजुर्बा हासिल भी कर लिया हमने। 9 मई का एक अंदोनाक वाकया देख लिया, उसने तो हमारी बुनियादों को हिला के रख दिया। हमें बहुत मुश्किल लगी है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ये बात स्टैब्लिश करने में कि ये जो काम हुआ है ये हमारी मंशा और रजा या हमारे वो से नहीं हुआ। यानी आप ये देखिए कि अब उसके मुकदमात का सामना करके अपने आप को साफ करना पड़ रहा है और वो हम फेस कर रहे हैं। तो ये तजुर्बे कौमों की जिंदगी में अगर इनसे फायदा उठा लिया जाए और मुस्बत राह हम निकाल लें तो ये फिर एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत होती है। सर, आपने कहा कि अदम तवाजुन नजर आ रहा है आपको तोशा खाना केस में। मैं कल ही अपने प्रोग्राम में ये बात कर रही थी कि चाहे तोशा खाना केस हो, सिगरेट एक्ट बिल हो, सिगरेट एक्ट हो, उसमें सबके गर्दनों पे रस्सा कसा जाएगा। लेकिन जब भी कोई फैसला आता है, अगर आपके हक में आता है तो आप कहते हैं ठीक है, अगर आपके खिलाफ बात होती है तो आप कहते हैं नहीं है। ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है, तमाम पार्टीज का मसला हो गया है। फिर आप कहते हैं जी अभी सर मेरी बात मुकम्मल होगी, फिर आप कहते हैं कि जी तमाम लॉयर्स जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं और आइन की पासदारी और आइन को सामने लाने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। तो सर आइन की तो बहुत सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी हैं। हमें तो नहीं लगता कि वो चीज़ें लोग इस वक्त 16 माह में हमने देखी हों कि आगे आई हों, और आगे भी हम देख रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी तो किसी की भी नहीं आनी है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको सही होना है तो कैसे ठीक होंगी वो? एक उसूल तय है और वो ये है कि अदालतों का जो हुक्म होता है, फैसला जो होता है, उसे मानना, उस पर अमल दरामद जरूरी होता है, उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। आप ये देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटका दिया गया। बेशक वो एक फैसले पे अमल दरामद हो गया, लेकिन आज तक हम सब उसे जुडिशियल मर्डर ओपनली कहते हैं। सो पसंद करना किसी फैसले को जरूरी नहीं है। सो अब बात यह है कि अब आपने दूसरी बात जो कही है वो बड़ी अहम है, बहुत अहम बात आपने कही है। मैं आपको यही तो कहता हूं कि तजुर्बात से जब फायदा उठा लिया जाता है ना तो तामीर का रास्ता निकल आता है। अब आप ये देखिए लॉयर्स जो हैं वो अब एक जुडिशियल, अब आप देखेंगे कि एक और जुडिशियल मूवमेंट जो कि लॉयर्स की है जमहूरियत की बहाली के लिए, गालिबन उसका भी आगाज जो है वो इन अ वे हो चुका हुआ है, जो बढ़ोतरी लेगा किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी जमात के लिए नहीं, बल्कि इस बात को एश्योर कराने के लिए कि तमाम इदारों को ये रियलाइज करवाएं कि पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान है तो इदारे भी हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी होनी है, और पाकिस्तान है तो हम आगे मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में हर इदारे को आना होगा। इस बात के लिए ये बात सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स पे मबनी है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सिर्फ लॉयर्स को देख रहा है और कोई कुव्वत बाकी रही नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी इस दरमियान में बहुत ही बढ़ गई है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे यकीन ये जरूर है कि हमने जब भी अपनी स्किल्स पे एतमाद किया है तो बड़े बड़े तूफानों पे हमने काबू पा लिया। आप अफगानिस्तान को देखें, हमने दहशतगर्दी की जंग जीत ली। आप ये देखें दूसरी तरफ हमने एक आधा हिस्सा खोया, लेकिन हम एक ऐसी कुव्वत बन गए। हमने जब भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। सर बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इसमें मौजूद थे मौज़म भट्ट साहब। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जो बात इन्होंने बीच में कही उसका जवाब यही है कि बहस तो यहाँ पे शुरू हो जाती है, पार्लियामेंट सुपीरियर है या अदलिया सुपीरियर है। आगे चल के आप करेंगे भी तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को पहले रफा दफा करना पड़ेगा कि एक पॉइंट पे आगे सब लोग जमा हो जाए और बात कर ले कि जहाँ पहले सुपीरियर कौन है इसका तो फैसला कर लिया जाए, मामला तो फिर हल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मामला कुछ पेचीदा और कानूनी है। यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। यासीन आज़ाद साहब, काफ़ी केसेस आपने देखे हैं, उतार चढ़ाव भी देखे हैं। आपकी पार्टी के सरबराह के खिलाफ भी ऐसे केसेस हुए जिसका सर पैर नहीं था और उसके बाद ताहयात नाअहली जैसी चीज़ें हमने देखी जो कि होनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद वो अभी तक केसेस को भुगत रहे हैं। इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो केस का फैसला आया है, फिर आप कैसे, आपकी पार्टी उसके खिलाफ बात कर रही है, जबकि आप खुद इन चीज़ों को भुगत चुके हैं कि कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं केसेस में, फैसलों में, जिसके बाद आगे फैसले किए जाते हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका?
देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को जब तोशा खाना में सजा हुई तो सजा के बाद राइट ऑफ अपील उनका था। राइट ऑफ अपील जो है जाहिर है कि आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दी। कानूनी एतबार से अमूमन ये होता है कि 5 साल से कम किसी केस में सजा हो तो हाईकोर्ट अपील में कानून के मुताबिक एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है जिसमें सेंटेंस को सस्पेंड करने की प्रेयर की जाती है। तो जब सेंटेंस अगर सस्पेंड हो जाए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी किस्म का बहुत बड़ा बेनिफिट किसी उसको मिल गया, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आर्थिक तौर पर वो जजमेंट सस्पेंड हो गया और उसमें ये बात तय हो जाती है कि फाइनली हियरिंग जो अपील की होगी वो बाद में होगी। अब लामला इमरान खान साहब को जो आज बेल मिली और उसके बाद ज़ाहिर है उनका जो अपील है जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलेगी तो फाइनली इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अगर अपील अलाउ कर दी तो समझें कि उनका इक्वेटल हो जाएगा, और अगर इमरान खान साहब की अपील डिसमिस हो जाती है तो जो सजा 3 साल की और जुर्माना अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो ये राइट ऑफ अपील जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने की और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को एंटरटेन किया। अच्छा सर, आप काफ़ी नपी-तुली बात करते हैं और आप चूँकि पेशा भी आपका वही है, आप पार्टी हेड उतार के मुझसे कुछ इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो फैसला फौरी तौर पे सुनाया गया था पहले 5 अगस्त को, आप समझते हैं कि ठीक था? 5 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया था चेयरमैन पीटीआई को, आप समझते हैं कि वो ठीक था? क्या जल्दबाजी नहीं की गई थी? क्या फैसले के प्रोटोकॉल पे पूरा उतरते हुए सजा सुनाई गई थी? देखें, जहाँ तक कोर्टों के फैसले का ताल्लुक है, मामला बाज़ सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, सेशन कोर्ट से सजा हो जाती है, हाई कोर्ट से हो जाती है और बाज़ सुप्रीम कोर्ट आर्डर को सेटिस्फाइड करके वापस भेज देता है। तो ये राइट ऑफ अपील इसीलिए दी गई और अल्टीमेट कोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही और कोई नहीं है। तो ये कह देना कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है या सही है, इसका फैसला अपील में 2 जज जो बैठ के सुनते हैं उन्होंने करना है। और अगर का फर्ज किया कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका ये फैसला दे देता है, इमरान खान की अपील को खारिज कर देता है मिसाल के तौर पर, ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के पास राइट है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और अगर वो डिसमिस कर देते हैं ऐसी सूरत में जो है ना हो जाएंगे, और अगर एक्विटल हो जाता है तो स्टेट को इस बात का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। तो ये बहुत तमाम चीज़ें हैं जो कवानीन आपको काम करते हैं, मौका देते हैं, और ये वजह है कि बाद वक़्त आप कहते हैं कि आर्टिकल 10A में फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। तो जब नवाज शरीफ को आपने अकामा के ग्राउंड पे डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया तो क्या उस वक्त लोगों ने जश्न नहीं बनाया? और जश्न बनाने वाले कौन लोग थे वो तो आप मुझसे बेहतर समझती हैं। सर माजरत के साथ मैं सवाल ये पैदा होता है इस वक्त जब भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा गया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। जुडिशल मर्डर पाकिस्तान की तारीख में मतलब एक स्याह धब्बा है अगर ये लफ्जी इसको देखा जाए तो। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से पनामा से लेके अहकामा तक की बात हुई वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं थी। आज अगर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये चीज़ें फैसला सामने आता है तो इतना ज़्यादा रिएक्शन आपकी पार्टी दिखा रही है जो कि खुद केसेस को भुगत चुकी है। आपको तो पता है, मेरा तो सवाल ही है कि क्यों आप कानूनी पेचीदगियों को देखा नहीं जा रहा, और आप ये जिस तरह बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला किया है वो कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी का रिएक्शन बहुत ख़तरनाक सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, बयान देना, क्यों है सर ऐसा? हम क्यों करते हैं? देखें, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जो अपनी जमातों को चलाते हैं उनकी बात मजबूरियाँ हैं और वो अपनी मजबूरी के तहत स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि मिसाल के तौर पर यह अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी और मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात की क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने ये रिमार्क दिया कि ये केस बड़ा कमजोर है? इसका मतलब है एक किस्म का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के असरअंदाज होने की कोशिश की। हर जगह हमें देखना पड़ेगा ऐसा हम क्यों करते हैं।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस को यह जानना चाहिए था, बेंच को जानना चाहिए था मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमें किसी किस्म का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप खुद ये बता दें कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुतल्लिक कहते हैं अहमद फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया में जो बकवास आई है वो आपके सामने है, ढकी छुपी तो नहीं है। लेकिन आज वही पीटीआई के लोग जिन्होंने आपने कहा था कि ये गलत कर रहा है, हमें इन पे एतमाद नहीं है, उन्होंने बेल दी तो वो जश्न मना रहे हैं। ये तरीका का चेंज होना चाहिए मेरे नजदीक। बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला यहाँ पे ये है, बड़ा इन्होंने बात जो मुझे याद दिला दी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये केस बड़ा कमजोर है। तो ये केस तो वाकई कमजोर था, जब केस के प्रोटोकॉल में आप लेके ही नहीं चले थे और आपने पहली फुर्सत में सजा सुना दी, तो आपको करना क्या चाहिए था? केस तो वाकई बड़ा कमजोर था और लगता है कि वो केस जो कमजोर था वो इसीलिए बनाया गया था कि उस कमजोर केस के बाद ये साइफर वाला मसला जो है जब तक खड़ा होगा और जब तक जो है असेंबली बिल पास कर देगी उस वक्त तक जो है पीटीआई के चेयरमैन को जेल में रखा जाएगा। मामला कुछ भी हो, हम ये नहीं कहते किसका कसूर है किसका नहीं है, लेकिन जिस तरह से सियासत के दौर तरीकों को अदलिया में लाया गया और इदारों को उलझाया गया, ये नहीं होना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं और दो रुख में ये भी बात है कि जहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ आराम से कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बड़े मज़े में हैं, लेकिन उनके साथ भी बड़े मसाइल हैं और वो मसाइल को कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ तंजीमें और कुछ ऐसी कमेटियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, लोग हैं जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा मसला है, वरना आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम डोगर साहब, चेयरमैन एक्शन कमेटी पाकिस्तान सेक एम्प्लॉइज। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया हमें। जी सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि हम बड़ी आसानी से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को निशाना बनाते हैं और कहते हैं जनाब उनके तो कोई मसाइल नहीं होते। क्या मसाइल हैं और किस तरह से उनकी जॉब्स का सिलसिला है? आप ये तो सुनने में आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बहुत मज़े में और यशी कर रहे हैं इसलिए, मगर आप जो फील्ड में हमने देखा कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज का कोई राइट नहीं है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज भर्ती होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनको आज़ादी नहीं होती काम करने के लिए, और जब दिल चाहता है डिपार्टमेंट का वो उनको बाहर निकाल देते हैं। उनका कोई राइट नहीं है कि वो कैसे मतलब आए हैं अदारे के अंदर, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। जब दिल चाहता है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए इदारों का जो है काम की जो सुस्त रवि है वो इसी वजह से होती है कि उनको पूरे हकूक और पूरी आज़ादी नहीं दी जाती। तो ये इस सिलसिले में अभी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी TOR के मुताबिक कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुने, डॉक्टर अब्दुल कादर खान मंदूखेल की सरबराही में, कि उनको ड्रेस करे कि उनके मसाइल क्या हैं, उनको हल करे, और वो TOR के मुताबिक बनाई है। वो पार्लियामेंट सुप्रीम है जिसने ये कमेटी बनाई और TOR के मुताबिक वो काम करना शुरू होगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग बरतरफ हैं, उनको बहाल नहीं किया जाता, उनको सुना नहीं जाता, प्रमोशन के मसाइल हैं उनके, और बहुत सारे ऐसे इशू जो रिटायरमेंट के बाद इशू थे उनको ड्रेस नहीं किया जाता था। इसलिए मंदूखेल साहब ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। उन्होंने 74 मीटिंग इसके ऊपर की, जो पाकिस्तान की तारीख में वाहिद कमेटी थी जिसने इतनी ज़्यादा और 9 महीनों की मुद्दत में वो पूरी की। उसने सारे एम्प्लॉइज़ को सुना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को डायरेक्शन दी, दारों को डायरेक्शन दी। अब ब्यूरोक्रेसी का ये हाल देखें कि वो डायरेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल असेंबली की जो डायरेक्शन है, जो पाकिस्तान की दुनिया की बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और माना भी जाता है कि ये लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, अवाम को रिलीफ देती है असेंबली, तो उसने बहाल किया हुआ मुलाजमीन को अभी तक अदारे उनको बहाल नहीं कर रहे, और जो उनको प्रमोशन के आर्डर दिए हैं वो भी अभी तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। दारों के क्या है जी, दारे ये कहते हैं कि जी हमें ना कोई आर्टिकल के मुताबिक दिया जाए, मगर यहाँ पे रूलिंग जो आ गई नेशनल असेंबली की वो भी एक आर्टिकल के मुताबिक आ गई, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि उन लोगों से जो इस नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये क्या ब्यूरोक्रेसी उन लोगों से ऊपर है? सर कितने लोग हैं ऐसे जो अफेक्टेड हैं इस मामले से? इसमें 2,40,000 लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। और मैं नाज़रीन के लिए एक बात को, मुद्दे को थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमें तो ये समझ में आता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी जॉब कभी भी नहीं ख़त्म होती है और रिटायरमेंट तक जाती है। बरतरफियाँ कैसे होती हैं, कौन करता है? ये जी
इदारे जो है ना मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोगों को भर्ती होते हैं, उनको निकाल देते हैं, अपनी मर्जी से निकाल देते हैं बगैर एलिगेशन लगाए हुए। जो हमारी टर्मिनेशन है आज तक हमें यही नहीं पता चला कि हमारे ऊपर क्या एलिगेशन है, क्या हमें करप्शन की वजह से निकाला गया, हमारी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, जब हमारा क्या मसला क्या है, कोई ऐसी चीज़ भी सिंगल वन भी हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। मगर दारे ने 1 मिनट के अंदर मतलब एक जजमेंट की आड़ में हमें फारग कर दिया। इसी तरह हाउसिंग मिनिस्ट्री के मैं आपको एक केस बताता हूँ, वो वहाँ पे भी लोगों को इसी तरह निकाला बगैर वजह गवर्नमेंट की तो नौकरियां अनाउंस होती हैं, फिर बोर्ड बैठता है या फिर टेस्ट सिस्टम होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बराहिल से गुजर के एक आम शख्स भी जो है गवर्नमेंट की जॉब में, क्या इसकी ये वजह है कि फिर सियासी भर्तियां करनी होती, ये भी वजूहत है? जी ये भी वजूहत हो सकती है वापस से जनाब जगह खाली होती है। देखो गवर्नमेंट का काम तो लोगों को रोजगार दे रहा है, गवर्नमेंट काम अपना पूरा जिम्मेदारी से करती है, मगर ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो उनकी हठधर्मी है कि लोगों को रिलीफ नहीं देते, क्योंकि रोजगार देना गवर्नमेंट का काम है, वो प्रोवाइड करती है मौके, मगर ब्यूरोक्रेसी उनको गलत इस्तेमाल करती है, गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और उनको टर्मिनेट कर देती है, जो उसके बाद एलिगेशन भी नहीं बताती कि क्या इनके ऊपर इल्जाम क्या है। ऐसे वैसे टर्मिनेशन के कोई वजूहात तो बड़ी सॉलिड किस्म की लिखी भी होंगी ना कहीं कि ये अगर ये मामला होता है, गवर्नमेंट डिप्लाई ये काम करता है तो उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है। बिल्कुल, ये रूल में है, प्रोसीजर होता है टर्मिनेशन का, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, मतलब वो करप्ट है वो भी निकल सकता है, एब्सेंट है वो भी निकल सकता है, जिस तरह के मतलब उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही वो भी निकल सकता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपनी मर्जी से जब दिल चाहा, मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई, मतलब आप देखेंगे गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरों को फारग कर दिया मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक। ये ब्यूरोक्रेसी का सारा फॉल्ट है जो इस मतलब अब देखें कि अब इस मौजूदा हालात में देखें कि जो डायरेक्शन आई हुई है नेशनल असेंबली ने दी है, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी हुई है, और रूलिंग वो होती है जो कानून बन जाता है और उसको दायरे पाबंद होते हैं इंप्लीमेंट करने के, मगर आज तक हम धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिए सिविल एविएशन वाले भी स्ट्राइक पे हैं, ईओबीआई वाले भी स्ट्राइक पे हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री के भी स्ट्राइक पे हैं, इसी तरह पैमरा का एक है वो केस वो भी स्ट्राइक पे है। तो ये देखिए अब कब तक ये लोगों को ऐसे हक करते रहेंगे, जलील ख्वार करते रहेंगे? क्या ये हम हर चीज़ इस मुल्क का वतीरा बन गया कि हमने स्ट्राइक करके ही हासिल करनी है? इन्होंने खुद कोई काम नहीं करना, हमें काम किया जाए, खुद काम किया जाए और हमें बहाल किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है उन दारों से जो इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमारी रिक्वेस्ट उससे है जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ये इनके आर्डरों को इम्प्लीमेंट करवाए और हमें बहाल किया जाए। कब से है? मैं अपनी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करना चाह रही हूँ कि ये क्या अभी रिसेंट कुछ सालों में हुआ है या बहुत पहले से ही? नहीं, ये 96 से लेके अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। अब 96 के भी लोग हैं इसके अंदर। अच्छा। वो 2010 में बहाल हुए, 2010 के बाद 2021 में फिर उनको निकाल दिया गया। क्या उनके मतलब उस पर कैसे काम करेंगे? आप मुझे बताएं कि जो 96 से लेके अभी तक कभी बहाल होते हैं, कभी टर्मिनेट होते हैं, कभी बहाल होते हैं, कभी टर्मिनेट, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम काम कर सकते हैं? उनको काम का मौका ही नहीं दिया जाता, वो इसी टेंशन में रहते हैं कि वो कभी बहाल किया जाता है और कभी टर्मिनेट किया जाता है। आपने एक बात की प्रमोशन के हवाले से, तो प्रमोशंस के बड़े इश्यूज हैं, कितने साल गुजर जाते हैं कि प्रमोशंस नहीं होते, तो क्या इसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठती है, या कमेटी बैठती है तो अपने लोगों को प्रमोशंस दे दिए जाते हैं, दूसरे लोगों को हटा दिया जाता है? ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है कि जो भी लोग मन मर्जी से प्रमोशन करते हैं और जिसपे उनका होता है रहम होता है, वो उसको प्रमोट कर देते हैं, बाकी धक्के खाते रहते हैं। इसी केस इस कमेटी में आए हैं, हजारों केस ऐसे थे जिनको सुनने के बाद दुख होता था। बुजुर्ग आदमी 60-60 साल से ऊपर चले गए, मगर उनकी प्रमोशन पेंशन का मसला अभी तक वहां, अगर प्रमोशन होगी तो जाहिर सी बात है कि पेंशन के उसी लिहाज से उसी ग्रेड से बढ़ेगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, मगर इस कमेटी ने वो काम किया। हमें इस कमेटी के ऊपर ये मतलब तवक्कुआत थी और इसने उसको पूरा किया, मगर दारे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब देखें कि जो कानून बन गया रूलिंग के बाद, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो अब किसके पास जाएंगे हम इंसाफ के लिए? कि जो एक असेंबली ने रूलिंग दे दी और वो कानून बन गया, उसकी इम्प्लीमेंट ना दारे करें तो हम किसके पास जाएं इंसाफ के लिए? हमारी उन द्वारों से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर फौरी इम्प्लीमेंट करें और लोगों को बहाल करें। क्या ऐसा होता है कि लोगों ने पर्सनली केसेस भी किए इस हवाले से कि हमें निकाला गया है तो क्यों निकाला गया है और हमें नहीं निकालना चाहिए था? क्या ऐसा भी है कि अदालत से भी रुजू किया गया है? नहीं, अदालत से रुजू किया जाता है टाइम टू टाइम, मगर आपको पता है कि अदालत का प्रोसेस कुछ स्लो होता है, वो मतलब केस सुने नहीं जल्दी जाते, वो लोगों को मतलब सालों साल लग जाते हैं। मगर इस कमेटी ने ये काम किया कि जो सालों साल लगते थे वो महीनों में कंप्लीट किया और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की और रिलीफ दिया। तो उस रिलीफ को अब
एंड तक पहुंचाने के लिए और इम्प्लीमेंट कराने के लिए दायरे इसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, और दायरे इस ब्यूरोक्रेसी की आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है शाही अफसरी है, वहाँ पे मतलब जो गोरे सिस्टम छोड़ के गए उसी के ऊपर हमने काम किया है। आप दफ्तरों में जाए ना तो सेक्रेटरी साहबानों ने 2-2 लाइटें लगाई होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक ग्रीन होती है, एक ग्रीन है और एक रेड है, और ग्रीन और रेड का मतलब समझते हैं। तो ये कौन से मुल्क में होता है ऐसा? ये पाकिस्तान में हो रहा है सिर्फ। इसको चेंज किया जाए, इस कल्चर को चेंज किया जाए, कम से कम लोगों को रिलीफ दिया जाए। सर कौन कौन से इदारे हैं जो आपके मसले को सुन सकते हैं और उसका हल उनके पास है? जी अभी तो हमारी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है, नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब जो बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और जो भी लोग इसको हल करवा सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको कहें इम्प्लीमेंट करें और इसको हमारे मसले को हल करें, ताकि हम बहाल हों, हम रोज़गार करें, हमारे बच्चे जो डिस्टर्ब हुए हैं, हमारी फैमिलीज जो लोगों की डिस्टर्ब हुई हैं उनके लिए सुकून आए और वो सुकून से नौकरी कर सकें। जैसे फिर बताइए इस वक्त कौन कौन से इदारे, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, लेकिन मैं फिर चाहती हूँ कि पता चले कि और कौन कौन से इदारे इस वक्त ज़्यादा इफेक्टेड हैं इसमें? जी इसमें सिविल एविएशन वाले बड़े फैक्टर हैं, रेलवे वाले हैं, OGDCL वाले हैं, और EOB वाले फैक्टर है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले फैक्टर हैं। इस तरह मतलब 72 लोगों में से 72 डिपार्टमेंट से 40 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, वो सारे हाउसिंग मिनिस्ट्री वाले हैं। अभी तक वो इसी मतलब झंझट में फंसे हुए हैं कि उनको निकालने वाला कोई नहीं है। डायरेक्शन आ गई है, फैसले आ गए हैं, वो सड़कों पे फिर रहे हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। हम किसके दर पे जाएं? इस वक्त तो जैसे निगरान हुकूमत का सेटअप है, लेकिन काकड़ साहब बड़े फैसले भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि काकड़ साहब इसको भी देखें कि अगर किसी का मसला है तो वाकई जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो किस तरह से अपने घर चला रहे होंगे, किस तरह से उनकी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन एक जो परसेप्शन दिया जाता है कि गवर्नमेंट डिप्लाई के हवाले से, हम नॉर्मल आम लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट डिप्लाई बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको कोई इश्यूज़ नहीं होते। हम तो पिछले 10 सालों से यही देख रहे हैं कि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, हम सड़कों पर रोड रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। पता नहीं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जो वो चंद मखसूस लोग हैं, वो सिर्फ वो लोग हैं जिनकी हुक्मरानी है, और हुक्मरानी वो जो फेडरल लेवल के लोग हैं, सेक्रेटरी साहबान हैं, उनकी ये जैसियाँ हैं। बाकी जो एम्प्लॉई हैं वो तके खा रहे हैं। अब देखिए हमारे जो एक EOB की मिसाल ले लो, उसमें ड्राइवरों को टर्मिनेट किया हुआ है, उसके नैपकासों को टर्मिनेट किया हुआ है, उसमें मालीज को टर्मिनेट किया हुआ है। ये कहाँ का जस्टिस है कि आप ड्राइवरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? आप क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है? अच्छा ये अभी फेडरल का मसला है ज्यादा या सिंध गवर्नमेंट का मसला? जी फेडरल का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मसला है। ये कमेटी भी सिर्फ फेडरल के केसेस को देख रही थी, और ये फेडरल में आप देखें कि 3 लोग अफेक्टी हैं, 3 लाख लोग अफेक्टी हैं जो अभी तक बहाल नहीं हो सके। 3 लाख लोगों में पूरे पाकिस्तान के लोग शामिल हैं? पूरे पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, और जो रेगुलर नहीं हो सके। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाते हैं उनको, उनके साथ ज्यादती है, उनको 10-10 साल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बाद में जब दिल चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट वालों के हवाले से आज से शायद 6-7 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून भी पास किया था कि यहाँ जो इतने साल कॉन्ट्रैक्ट में रहता है उसकी ऑटोमेटिकली जॉब जो है वो रेगुलर हो जाती है। तो इस हवाले से कोई बात की गई? इस हवाले से भी वाज़ेह डायरेक्शन है, और कानून का हिस्सा है कि जी आप 3 साल सर्विस होगी तो उनको रेगुलर करेंगे, मगर नहीं करते। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे चलाते हैं। जब सिनेरियो ऊपर से गवर्नमेंट चेंज होती है, जब मैनेजमेंट चेंज होती है, तो वो अपनी मर्जी से फारग करती है लोगों को, नए लोगों को अपनी मर्जी से रखती है। फिर जब वो चेंज होते हैं तो नए लोग आ जाते हैं, तो नए लोग अपनी मर्जी से हायर करते हैं। तो एम्प्लॉइज को तो उन्होंने इसी तरह फुटबॉल बनाया हुआ, कभी ठुड्डा लगाते हैं, इस तरह चला जाता है, कभी इस तरह चले जाता है। तो ट्रू बात है, मेरा ख्याल है कि हम भी इसका शिकार हो चुके हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो होता है वो ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसको तो पता है कि उसकी नौकरी जो साल 2 साल 6 महीने या 3 साल ही कॉन्ट्रैक्ट बीच में होते हैं, तो उसको पता होता है कि उसने अगर सही काम नहीं किया तो उसको तो निकाल दिया जाएगा, तो वो और मजीद काम करता है। और जो पक्के बैठे हुए होते हैं उन्हें काम नहीं करना होता है। ऐसा ही सर? ऐसा ही बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट वाले ज्यादा मेहनती होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनको डर होता है कि किसी टाइम भी फायर किया जा सकता है। मगर दारों को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, लोगों की बात को सुनना चाहिए, एम्प्लॉइज को रियलिस्टिक अप्रोच पे लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप टेम्परेरी लें, उनको फायर करें, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनको सहूलियात भी वो दी जाती जो रेगुलर एम्प्लॉइज को दी जाती है। हालांकि उनको भी रेगुलर एम्प्लॉइज जैसी सहूलतें देनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सके। ये जो आप करप्शन का रोना रोते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि आप उनको हक नहीं देते पूरे, उनको पे नहीं पूरी करते, ताकि वो आपकी जो करप्शन है खत्म हो सके। तो इसलिए ज्यादती तो हो रही है, मगर इसके लिए मैकेनिज्म कोई ऐसा अदारे बनाए, नेशनल असेंबली कोई ऐसा रूल पास करे जिसकी वजह से लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, कि प्रोटेक्शन इस किस्म की मिले कि एक दफा जॉब
जॉब में आए तो वो सुकून से जॉब कर सके कम से कम। ये ना हो कि हम कल को निकल जाएंगे, परसों निकल जाएंगे, कब हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इस टर्मिनेशन को रोकने के लिए कोई ऐसा लाएअमल देना चाहिए वाज़ेह गवर्नमेंट को। हमारी निगरान प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त वो मौजूद हैं, उनको चाहिए कि इस मसले का नोटिस ले फौरी, इमीडिएटली, और लोगों के मसाइल को हल करें, क्योंकि वो हमें अच्छे बंदे लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं मुल्क की। मगर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ को भी एड्रेस किया जाए और उसकी जो ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाए और उनको बहाल किया जाए, ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। मतलब एक दफ़ा कानून बना दिया जाए इसका, और कानून पे आपने जैसे कहा कि कवानीन है, इम्प्लीमेंटेशन। अभी भी इसके ऊपर देखो आप, वो कहते हैं जी ये रूलिंग आई है, इसके ऊपर जी एग्जेक्टिव ऑर्डर अब आ जाए। अब जब एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाएगा तो वो कहेगा जी नहीं जी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट दे दे, तो ये लेटरबाजी चलती रहती है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि लेटरबाजी से होना चाहिए। एक असेंबली ने रूल दे दिया आपको, उस रूल के मुताबिक लोगों को बहाल करें, उसके मुताबिक रेगुलर करें, उसके मुताबिक जो प्रमोशन मिसाइल है उनको हल करें। मगर वो कहते हैं जी हमें वो फलाना कह दे, दूसरा कह दे, तीसरा कह दे, जिसमें मसले हल नहीं हो रहे और मिसाइल बढ़ते जा रहे हैं लोगों के लिए। हालांकि ये हर मिनिस्टर के, हर सेक्रेटरी के लेवल के मसाइल हैं और उनको खुद ही हल करने चाहिए अपने डिपार्टमेंट में। मगर यहाँ पे ये देखा जाता है कि जी वो दायरे ऑटोनमस बॉडी है, वो कहते हैं जी हमें सेक्रेटरी साहब ने कहा है तो फिर बहाल करेंगे। सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी स्टाफ वाले कहेंगे तो बहाल करेंगे, स्टाफ वाले कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहेगा तो फिर उधर से भी आ जाता है, मगर फिर वो जीरो से शुरू कर देते हैं। इसी तरह लोग उलझन में फंसे। लोग कहाँ होते इलेक्टरबाजी में खेलते रहेंगे, कब तक ये मिसाइल को जो है ना वो। बहुत शुक्रिया वसीम डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एक आवाज़ हमारे साथ मौजूद थी जो मसाइल को हल करने के लिए अपने तौर से काम कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पीटीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सहाफ़ियों के लिए हकूक़ की बात की और काफ़ी उस पर तनकीद भी हुई। ठीक है, हम भी सहाफ़ी है, अच्छी बात है कि आपने बात की, लेकिन होता ये है कि जहां आपको फ़ायदे नज़र आते हैं आप उन टीम्स के लिए तो बड़े काम करते हैं, लेकिन पीछे भी पूरी आवाम मौजूद है जिनमें बहुत सारे जो है पिसे हुए तबके मौजूद हैं, उन पर भी कोई नज़र डाल दे और जो उनके लिए काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और ख़ासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए ख़ासतौर पर कानून भी बनाए गए, सुनवाई भी हुई, सब कुछ है, कागजात में सब कुछ मौजूद है। लेकिन शायद पाकिस्तान का मसला ये है कि हम फाइलों में उलझे हुए हैं, तो फाइलें जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी और किसी की मुट्ठी गर्म की जाएगी और किसी का जो है मफाद होगा, तभी मसले हल होंगे। खुदारा सोच लीजिए, जब मुल्कों पे ये बुरे हालात आते हैं, जब आफात आती है तो ऐसे ही नहीं आती हैं, आप लोग के अपने अमाल भी होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।